निज परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम्। प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी हमने मंगलाचरण के रूप में अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अर्थ आप सभी जानते हैं कि भारतीयों का, भारतीय मनीषा का, मैं निकष कहूँगा, हमारे ऋषि मुनियों की जो परंपरा है उसमें हमारे यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम दो और हमारे दो, पूरी वसुधा ही कुटुंब है। और ये जो भाव है, इस भाव भूमि पर यदि हम द्विवेदी युग को देखते हैं तो कहीं ना कहीं सही पाते हैं। मैंने आपको पूर्व के व्याख्यान में बात करी थी कि ये वो समय था, द्विवेदी कालखंड वो कालखंड था जब भारत किसी एक स्थान विशेष की परिधि से बाहर आकर के पूरे आर्यावर्त के रूप में एकत्र हो रहा था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, ये जो नारा है इसका रोपण भी इसी काल में हुआ था। पूरा आर्यवर्त जो है, आर्यावर्त जो है, वो एक पूरी, हम इसको वसुधा माने तो इस आदर्श पर चलने वाला हमारा जो कवि था वो द्विवेदी युग का एक मुख्य स्वर था। और इसलिए मैंने वहां पर यह बात बताई थी कि नव मानवतावाद, बौद्धिकता का प्रसार और संकुचित जो सीमाएं जो थी उससे ऊपर उठ करके मनुष्य को मनुष्य रूप में जो है उपासना करने के लिए कोई युग आया हिंदी में, तो वो द्विवेदी युग था। तो आइएगा मित्रों, आज हम लोग बात कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में मैंने आप लोगों से बहुत विस्तार से बात करी थी और वो थी नागरी प्रचारिणी सभा। देखिए, जब हम आधुनिक काल पढ़ते हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आधुनिक काल में 3 संस्थाओं का योगदान, जिसमें एक संस्था का योगदान तो जब आधुनिक काल का अंकुरण होने से पहले हुआ था, फोर्ट विलियम कॉलेज। हालांकि वो मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस जैसे सेफ्टी वॉल्व के रूप में, अंग्रेजों के सेफ्टी वॉल्व के रूप में स्थापित हुई थी, लेकिन वह किस प्रकार से भारतीय जो है, यूं कहूंगा कि राष्ट्रवाद और एकता के सूत्र में उस समय की कांग्रेस ने जो है क्या काम भारत में किए, वो सब सर्वविदित है। उसी प्रकार से फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तो वहां जो उस ब्रिटिश इंडिया के अधीन जब भारत जो था, उसमें ऐसे जो है बाबुओं की फौज तैयार करना था जो ब्रिटिश की जो नीतियां हैं उनका समर्थन करने वाले बने। लेकिन उसके माध्यम से हुआ क्या कि अनुवाद काम का बढ़ावा हुआ, गद्य का एक तरह से आरंभिक अंकुरण हमें वहां पर देखने को मिलता है। संयोग से हमने पढ़ा कि नागरी प्रचारिणी सभा, जो कि द्विवेदी युग और भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का संधि काल कहूंगा, उस समय इसकी स्थापना होती है। और नागरी प्रचारिणी सभा ने एक हिंदी की खोई हुई जो अस्मिता थी उसको निश्चित रूप से जगाने का प्रयत्न किया, अभी भी किया जा रहा है। इसी क्रम में एक तीसरी चीज और आती है और वो है आपकी आज जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वह है सरस्वती पत्रिका। ये तीनों जो मैंने अभी नाम बोले, फोर्ट विलियम कॉलेज, नागरी प्रचारिणी सभा और सरस्वती पत्रिका, ऐसा शायद ही कोई एग्जाम होता होगा जिसमें हिंदी के विद्यार्थी से इसके बारे में कोई तथ्यात्मक या विश्लेषणात्मक जानकारी नहीं पूछी जाए। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है ये कि हम ये जाने कि जो सरस्वती पत्रिका है उसकी शुरुआत कहां से हुई, वह बंद कब हुई और उसका पुनः प्रकाशन कब शुरू हुआ। तो मित्रों, सरस्वती पत्रिका एक महान पत्रिका थी जिसने हिंदी के गद्य के अनुवाद को, भाषा के परिष्कार, परिमार्जन को, व्याकरण को, परिशुद्धता को, महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे एक नेतृत्वशाली व्यक्ति के हाथों में जब द्विवेदी पत्रिका आती है तो वो उसका स्वर्ण काल कहलाता है। द्विवेदी जी ने उस समय अपने एक एक शब्दों को परख करके उसके बाद में ही वह उस सरस्वती पत्रिका में कोई लेखक छपने के लिए जो है वो तैयार होता था।
और उस समय की कहानी यह थी कि सरस्वती पत्रिका में यदि कोई साहित्यकार की कोई रचना यदि आ गई है तो मानिएगा कि वो एक स्थापित साहित्यकार हो गया। ये एक मापदंड था उस कालखंड का कि सरस्वती पत्रिका इतनी बड़ी पत्रिका थी। मित्रों 1900 में शुरू हुई थी। आरंभ में 5 लोग थे जिन्होंने एक संपादक समिति या मंडल में उनको कहूंगा, 1 वर्ष तक उन्होंने एक संपादक मंडल के रूप में काम किया। 1900 से लेकर के 1901 तक यूं कहूंगा 1 वर्ष, और फिर अगले 2 वर्ष मानी 1903 तक जो है बाबू श्याम सुंदर दास का संपादन रहा, और उसके बाद में बहुत ही समर्थ व्यक्ति के हाथ में इसका संपादन आया 1903 से 1920। उसके बाद में 20 में ही कुछ समय के लिए कामता प्रसाद गुरु भी इसके संपादक बने। उसके बाद में निरंतर संपादक बदलते रहे और 1980 तक यह पत्रिका कहीं न किसी रूप में चलती रही, हिंदी का परिमार्जन और परिष्करण करती रही। जैसा नाम वैसा काम, सरस्वती जैसा नाम है वैसा ही काम इस पत्रिका के माध्यम से होता है, यह आपको ध्यान रखना है। 1980 ईस्वी में यह पत्रिका एक तरह से लुप्त हो गई, जैसे सरस्वती नदी भी लुप्त हो गई थी। और उसके बाद में 2020 में 40 वर्षों के एक लंबे अंतराल के बाद में ये फिर से इसकी खोज की गई। यूं कहूंगा कि सरस्वती का पुनर्प्रकाशन हुआ, और आज उस रूप में नहीं, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं अभिमान के साथ, अहंकार के साथ, स्वाभिमान के साथ कि हमारी सरस्वती आज भी जिंदा है। हिंदी के पूरे पत्रकारिता इतिहास में इतनी लंबी पत्रिका शायद ही कोई हो जिसने लगातार हिंदी की सेवा की है। मित्रों, क्या है इसके तथ्य, क्या कौन सी जानकारी आपको जाननी चाहिए, मैं यहां से आपको शुरुआत करता हूं। देखिए, प्रयाग में कायस्थ पाठशाला कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रमुख पत्रकार श्री रामानंद चटर्जी, ये प्रयाग में थे, आज इसको हम इलाहाबाद कहते हैं। कायस्थ पाठशाला कॉलेज के प्रिंसिपल थे और प्रमुख पत्रकार थे, नाम था रामानंद चटर्जी। उनके सुझाव से इंडियन प्रेस इलाहाबाद, इंडियन प्रेस जो है, आरंभ में मैंने बताया था कि यहां से इसका प्रकाशन हुआ, हालांकि उसके बाद में प्रकाशन स्थल भी बदले इसके। इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक थे, संस्थापक कुछ भी कहूं मैं, कर्ता धर्ता, उनका नाम था चिंतामणि घोष के प्रयत्न से। अब यहां पर यह प्रश्न आता है कि भाई सरस्वती पत्रिका का जो आरंभिक प्रकाशन हुआ वो किसके जो है नेतृत्व में हुआ, तो यह कहूंगा कि स्वामी चिंतामणि, इनके जो है इलाहाबाद जो इंडियन प्रेस जो संस्था है इलाहाबाद में, उसके संस्थापक थे चिंतामणि घोष। उसके प्रयत्न से यह पत्रिका जो है इस दुनिया को मिली थी। मित्रों, इसमें 5 लोग थे। एक श्री राधा कृष्ण दास, आप लोग जानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री और श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर, बड़ा नाम है, सब साथी हिंदी साहित्य से जुड़े हुए साथी हैं, सब इसको जानते हैं। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी, पहली कहानी के विषय में हम जानते हैं। और बाबू श्याम सुंदर दास वही काम कर रहे थे इस युग में पत्रकारिता के क्षेत्र में जो कि काव्य के क्षेत्र में महावीर प्रसाद द्विवेदी कर रहे थे। ये 5 सदस्य हो गए, राधा कृष्ण दास, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, जगन्नाथ दास रत्नाकर, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी। देखिए, एक वाजपेयी है, किशोरीदास वाजपेयी, वह वैयाकरण है। तो कई बार क्या होता है, संपादक मंडल में सही नाम, आप तो किशोरीलाल तो याद रख लोगे और वाजपेयी नहीं याद रखना है, गोस्वामी याद रखना है, ये सूचना आप लोगों के लिए है। और 5वें थे श्याम सुंदर दास, उनमें सबसे महत्वपूर्ण यही व्यक्ति है। जैसे सदस्यों से युक्त संपादकत्व मंडल द्वारा 1900 ईस्वी में सरस्वती का प्रकाशन किसके रूप में हुआ? मासिक रूप में। जब 2020 ईस्वी में इसका पुनर्प्रकाशन होता है तो अब ये मासिक नहीं है, अब ये त्रैमासिक है। क्या है ये? त्रैमासिक है। 1900 ईस्वी में सरस्वती का प्रकाशन मासिक रूप में प्रारंभ हुआ था, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। मित्रों, 1 वर्ष तक जो है वो ये संपादक मंडल के अधीन था, कोई एक प्रधान संपादक इसका नहीं था, इस बात को आप नोट करेंगे। ये एक संपादक समिति थी, यूं कहूंगा संपादक समिति थी। और संपादक समिति, ये जो 5 लोग थे, इन्हीं का शीर्ष नेतृत्व जो भी था, ये 5 लोगों का था और उन्हीं की देखरेख में 1 वर्ष तक ये चली। उसके बाद में अगले 2 वर्ष तक श्री श्याम सुंदर दास इसके प्रधान संपादक बने, स्वतंत्र रूप से सरस्वती पत्रिका प्रकाशित होने लगी। और 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रेलवे की नौकरी छोड़ी, ये रेलवे में जो है नौकरी करते थे,
और कहते हैं कि इनके उच्चस्थ अधिकारी से अनबन हो गई और उसके बाद में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया और वहां से नौकरी छोड़ करके सरस्वती का संपादन भार संभाला। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से छद्म रूप से साहित्य लेखन किया करते थे। ये नाम आपको याद रखना है, भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से छद्म रूप से ये साहित्य लेखन किया करते थे। सरस्वती एक विशुद्ध साहित्यिक पत्रिका है। कुछ चीजें महत्वपूर्ण करनी है आपको। सरस्वती एक विशुद्ध साहित्यिक पत्रिका है। इसकी झलक सरस्वती के प्रथम अंक 1900 ईस्वी में मिल गई थी। इसके प्रथम अंक के मुख्य पृष्ठ पर 5 चित्र थे। सबसे ऊपर वीणा वादिनी मां शारदा का चित्र था। दाईं ओर भक्त कवि सूरदास का चित्र था। दाईं ओर जो है भक्त कवि सूरदास का चित्र था। बाईं ओर गोस्वामी तुलसीदास का चित्र था कि प्रार्थना मुद्रा में छवियां थी और नीचे राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के चित्र थे। कितना बड़ा इनका मान था, सम्मान था, आप देख सकते हैं। देखिए, उस समय तक हम देखते हैं तो हिंदी साहित्य में क्योंकि रीतिकाल का कोई व्यक्ति या कवि, ये बड़ा कड़वा सत्य है कि वो पूजनीय नहीं हो पाया। कवित्व की दृष्टि से पूजनीय होना एक अलग विषय हो गया, बिहारी को हम जानते हैं उस रूप में। लेकिन यदि मैं कहूं कि एक व्यक्तित्व के दृष्टि से, वैचारिक औदात्य और गरिमा की दृष्टि से सूरदास और तुलसीदास को इसमें स्थान मिला। वीणा वादिनी मां सरस्वती, दाईं और भक्त कवि सूरदास, बाईं और गोस्वामी तुलसीदास की प्रार्थना मुद्रा में छवियां थी और नीचे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो कि बाबू हरिश्चंद्र इनको अपना गुरु मानते थे, इनके चित्र थे। इसके शीर्षक में लिखा गया था सचित्र हिंदी मासिक पत्रिका। महत्वपूर्ण करेंगे, इसके शीर्षक में क्या लिखा? सचित्र हिंदी मासिक पत्रिका, काशी नागरी प्रसारणी सभा के अनुमोदन से प्रतिष्ठित। यह भी लिखा होता था। लेकिन 1905 ईस्वी में कुछ समय बाद में जब महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने तो कुछ अनबन हुई और नागरी प्रसारणी सभा का नाम वहां से हट गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन आरंभिक जो सरस्वती पत्रिका जो थी उसपे ये सचित्र हिंदी मासिक पत्रिका लिखा होता था और काशी नागरी प्रसारणी सभा के अनुमोदन से प्रतिष्ठित ऐसा लिखा होता था। उस समय उसका वार्षिक मूल्य जो है वो 3 रुपए था और 3 आने था। अच्छा, वार्षिक, वहां सही बात है, उसका वार्षिक मूल्य था 3 रुपए और एक प्रति का 5 आना मूल्य था। कहीं कहीं पर 4 आना भी मिलता है। खैर ये प्रश्न तो नहीं आएगा, केवल जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूं। 34 या 35 पृष्ठ इसमें हुआ करते थे, चलेगा। इसके उद्देश्य तथा विषय के संबंध में पत्रिका में स्पष्ट लिखा होता था क्या कि इसके नव जीवन धारण करने का केवल यही मुख्य उद्देश्य है कि हिंदी रसिकों के मनोरंजन के साथ ही भाषा के सरस्वती भांडार की अंग पुष्टि, वृद्धि और यथार्थ पूर्ति हो। भाषा सुलेखकों की ललित लेखनी उत्साहित और उत्तेजित होकर विविध भाव भरित ग्रंथ राशि को प्रसव करे। कितनी सुंदर बात लिखी गई थी इस पर कि एक तरह से आह्वान था कि जो सरस्वती के सच्चे साधक है, भाषा के जो सुलेखक है, वह अपनी ललित लेखनी उत्साहित और उत्तेजित। देखिए, उत्साहित यूं कहूंगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी यह नारा था कि एक उत्साह होना चाहिए, जीवटता जिसको बोलते हैं, और काव्य में जीवटता बहुत जरूरी थी। उत्साही और उत्तेजित होकर, क्योंकि उस समय का राष्ट्रवाद भी उग्र राष्ट्रवाद था, मैंने आपको बताया था, होकर विविध भाव भरित ग्रंथ राशि को प्रसव करे। मानी कि ग्रंथ रत्न को उत्पन्न करना है, लिखना है। हम आपको आमंत्रित करते हैं और इसमें हम आपको जगह देंगे। इस पत्रिका में कौन कौन से विषय रहेंगे, यह केवल इसी से अनुमान करना चाहिए कि इसका नाम सरस्वती है। इसमें गद्य है, पद्य है, काव्य, नाटक, उपन्यास, चंपू, इतिहास, जीवन चरित, हास्य, परिहास, कौतुक, पुरावृत्त, विज्ञान, शिल्प, कला, कौशल आदि साहित्य के यावत मानी जितने भी विषय हो सकते हैं उनका यथा अवकाश समावेश रहेगा। मानी यदि उसमें जगह होगी तो उसमें समावेश अवश्य रहेगा। उसकी छंटनी होगी। कोई भी कवि, कोई भी लेखक उस समय संपादक मंडल को अपनी रचना भेजता था। संपादक मंडल या प्रधान संपादक की देखरेख में ये काम होता था और यदि उसमें रिक्त स्थान है, छापने की जगह है और अनुमोदित हो गई है उनकी वो कृति, तो उसमें आती थी और आगत याद की यथोचित समालोचना की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है आगत याद। प्रिय मित्रों,
ये एक तथ्य है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी उस समय व्याकरणात्मक दृष्टि से भाषा के शोधन में, परिमार्जन में, परिष्करण में लगे हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि जब उनके पास रचनाएं आती थी तो सबसे पहले वो व्याकरणात्मक दृष्टि से जहां जहां पर गलती है उन गलतियों को उस मूल लेखक और कवि को भेज करके आगाह करते थे कि आगे से ये गलतियां आप नहीं करें। ये परिष्करण, ये सुधार का जो नजरिया जो देखने को मिलता है, काश यदि आज की हिंदी में भी ऐसा कोई व्यक्ति होता जो इन चीजों पर ध्यान देता और समाज को आह्वान करता और उसके नेतृत्व में कोई एक संस्था चलती तो हिंदी का स्वरूप निश्चित रूप से बदल जाता। जूही की कली जो निराला की कविता है उसको जो है इसमें छापने से मना कर दिया था, क्योंकि वह भारतीय संस्कृति के अंगभूत मूल्य जो हैं, सांस्कृतिक मूल्य जो हैं उसके अनुकूल नहीं थी। अश्लीलत्व के कारण उसको लौटा दिया था। ऐसी बहुत सारी कविताएं, ऐसे बहुत सारे लेख, गद्य पद्य की बहुत सारी सामग्री को छापने से वो मना करते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह सरस्वती हिंदी के सर्वांगीण विकास और पाठकों में साहित्य अभिरुचि जागृत कर उन्हें अधिकतम ज्ञान देने के व्यापक उद्देश्य को लेकर हिंदी साहित्य जगत में अवतरित हुई थी। सरस्वती अपने उद्देश्य में कहां तक सफल हो पाई, यहां हम उसकी उपलब्धियों को देखकर जान सकते हैं। कौन कौन सी उपलब्धियां देखिएगा। इसने हिंदी के कुछ ऐसे कवियों को प्रतिष्ठित किया जिन्होंने खड़ी बोली में कविता लेखन को आदरणीय बना दिया। उसमें कौन थे? मैथिली शरण गुप्त, श्री राम नरेश त्रिपाठी, पांडे मुकुटधर शर्मा, पंडित बाल कृष्ण शर्मा नवीन उपाधि है, श्री रामचरित उपाध्याय, श्री गया प्रसाद शुक्ल सनई, गोपाल शरण सिंह आदि ऐसे ही कवि हैं जिनको प्रतिष्ठित करने का जो काम है वो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से होता है। सरस्वती में खड़ी बोली की प्रकाशित होने वाली पहली कविता पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की मलया अनिल थी। महत्वपूर्ण करेंगे, कविता की बात कर रहे हैं, कहानी की नहीं। पहली कविता पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की मलया अनिल थी जो 1900 ईस्वी में छपी थी। दूसरी खड़ी बोली की कविता श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जो थी वो थी द्रौपदी वचन की बाणावली थी जो 1900 ईस्वी में ही सरस्वती में प्रकाशित हुई। द्विवेदी द्वारा लिखित खड़ी बोली की उनकी दूसरी कविता हे कविते सरस्वती में प्रकाशित हुई। यह भी आपको ध्यान रखना है। सरस्वती पत्रिका का महत्वपूर्ण अवदान क्या रहा? एक तो पहली बात तो हिंदी भाषा को परिमार्जित करना, पहली बात यह हुई। स्थिर करना, व्याकरण सम्मत बनाना था। हिंदी भाषा को परिमार्जित करना, जो आज अशुद्धियां हम देख रहे हैं और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं अपने अज्ञान को छिपाने के लिए बात कहते हैं कि भाषा बहता नीर है और उसमें आजकल चलन हो गया। काश आज महावीर प्रसाद द्विवेदी होते तो ये बात नहीं होती। और हिंदी में जो हम देखते हैं ये बड़ा कड़वा सत्य है कि एक एक प्रश्न पत्र में जो 5-5, 10-10 प्रश्न डिलीट हो जाते हैं। व्याकरण को हमारा शिक्षक ढंग से नहीं बना पाता, उसके पीछे कहीं ना कहीं आज के युग का ये ढुलमुल रवैया है। तो हिंदी भाषा को परिमार्जित, स्थिर एवं व्याकरण सम्मत बनाना था। वास्तव में हिंदी को मानक स्वरूप देने में द्विवेदी जी को के जो 17 वर्ष के लंबे संपादक काल 1903 से 1920 17 वर्षों तक उन्होंने संपादन किया, उसकी बड़ी भूमिका थी। जो भी लेख या कविताएं उनके पास आती थी वे उनका संस्कार कर परिनिष्ठित रूप में प्रकाशित करने का उपक्रम करते थे। लेखकों की वर्तनीगत भूलों, शब्दगत दोषों को दिखाकर उन्होंने हिंदी लेखकों को शुद्ध और व्याकरण सम्मत लिखने के लिए प्रेरित किया। भाषा की शुद्धता के निर्भीक आलोचना का भी उन्होंने सहारा लिया। यह भी आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको एक बात कही थी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी पूर्व के व्याख्यान में कि कवित्व की दृष्टि से, लेखक या आलोचकत्व की दृष्टि से भले इतने सिद्ध नहीं थे, लेकिन भाषा के परिष्करण में उनका कोई सानी नहीं था। यूं कहूंगा कि उनका यदि मैं साहित्यिक व्यक्तित्व देखूं तो साहित्यिक व्यक्तित्व जो है उनमें केवल संपादक को छोड़कर के बहुत ज्यादा वह सफल साहित्यिक व्यक्तित्व के स्वामी नहीं है। लेकिन एक नेतृत्वकर्ता जो है, जो कि एक नेतृत्व देता है, नेतृत्वकर्ता के रूप में इनके बराबर हिंदी साहित्य में आज तक कोई भी नहीं हुआ। यह भी आपको ध्यान रखना है। नागरी लिपि, तीसरा काम, नागरी लिपि और हिंदी के प्रचार प्रसार में सरस्वती की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
नागरी अक्षरों पर एक गंभीर और गवेषणात्मक लेख सरस्वती के 1900 ईस्वी अंक में ही प्रकाशित हुआ था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह और भारतेंदु की जीवनियां प्रकाशित करके जीवनी साहित्य की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया गया, जो कि आप जानते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद उसके मुखपत्र पे थे ही थे, उनका चित्र भारतेंदु का भी था, सूरदास, तुलसीदास और मां सरस्वती के ये 5 चित्र मैंने आपको बताए थे। आधुनिक हिंदी कहानी का जन्म ही सरस्वती से हुआ, यह भी कई बार राइट रॉन्ग स्टेटमेंट में पूछा जाता है, कैसे हुआ? विद्वानों की सर्वसम्मति से हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी के रूप में ख्यात पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी 1900 ईस्वी में प्रकाशित होती है। मित्रों, हिंदी की पहली कहानी कौन सी होगी, उसका एक संपादक मंडल बनाया गया था और यह भी संयोग कहूंगा कि उसमें किशोरीलाल गोस्वामी भी एक सदस्य थे और उन्हीं की कहानी सिलेक्ट हुई इंदुमती 1900 ईस्वी में, जो कि सर्वसम्मति से हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी में बंग महिला की दुलई वाली, इसको भी कुछ लोग पहली कहानी मानते हैं, 1907 ईस्वी में वृंदावन लाल की राखी बंद भाई 1909 ईस्वी में पंडित चंद्रदत्त शर्मा, बड़ी ऐतिहासिक इस रूप में, वैसे ऐतिहासिक नहीं, हिंदी के कहानी में एक मील का पत्थर के रूप में उसने कहा था, हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है, 1915 ईस्वी में। और कथा सम्राट प्रेमचंद की पहली कहानी सोत 1915 ईस्वी को प्रकाशित करने का श्रेय सरस्वती को जाता है। रविंद्रनाथ ठाकुर की कहानियों का हिंदी में पहला अनुवाद 1902 ईस्वी में सरस्वती में छपा था। इस तरह सरस्वती अपने युग की महत्वपूर्ण पत्रिका है। इसने अपने युग के साहित्यिक, सामयिक सभी गतिविधियों को एक नया स्वर दिया, एक नई पहचान दी। संस्कृति, साहित्य और साहित्यकार और विदेशी साहित्य का परिचय इसी पत्रिका के द्वारा हिंदी भाषियों को कराया गया। इस दृष्टि से इसका ऐतिहासिक महत्व है। द्विवेदी युग का इसमें पूरा लेखा जोखा है। इस अकेली पत्रिका ने हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति के लिए जितना कार्य किया वह फिर बाद में अन्य पत्रिकाओं द्वारा नहीं हो सका। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात, जो कि सबसे लंबा संपादन तो इनका नहीं है, लेकिन ये 17 वर्षों का जो संपादन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, निश्चय ही कोई इसमें शक शुबा नहीं है कि ये सरस्वती पत्रिका का एक तरह से स्वर्ण काल था, जिसके माध्यम से खड़ी बोली का उन्नयन हुआ, गद्य का उन्नयन हुआ, खड़ी बोली का उन्नयन हुआ। सबसे बड़ी बात, इसके माध्यम से अनुवाद कार्यों को बढ़ावा दिया गया। अनुवाद कार्यों को बढ़ावा सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हुआ। साहित्य की नवीन विधाओं का आगाज हुआ। नवीन विधाओं पर लेखनी जो है, विधाओं की शुरुआत हुई। यह आपको ध्यान रखना है। और व्याकरण जो है, यूं कहूंगा कि मानक व्याकरण एवं व्याकरण का परिष्कार परिमार्जन जो है वो इसी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से होता है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। उनके संपादन काल में सरस्वती निरंतर उन्नतिशील रही। सरस्वती का महत्व 3 दृष्टियों से है। पहली दृष्टि, एक तो इसके माध्यम से हिंदी भाषा का परिष्कार हुआ, जैसा कि मैंने बताया। हिंदी की वाक्य रचना एवं पद विन्यास की एक रूपता लाने की चेष्टा इसके माध्यम से की गई। दूसरे, इसकी प्रेरणा से हिंदी में अनेक लेखक और कवि प्रतिष्ठित हुए। पहली बात क्या थी कि हिंदी भाषा का परिष्कार हुआ। मित्रों, यह हर युग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं हिंदी से का प्रेमी हूं इसलिए नहीं कह रहा। आज हिंदी वापस गर्त में जा रही है। मैं कई जगह देखता हूं जो बहुत प्रतिष्ठित पत्रिकाएं हैं, वो पूर्ण विराम के स्थान पर केवल डॉट का, फुल स्टॉप का प्रयोग करती है। और ये फुल स्टॉप जो है ये अंग्रेजी में है। ये हमारा एक मूल चिन्ह, जिसको हम खड़ी पाई कहते हैं, विराम चिन्हों की दृष्टि से ये वापस गायब हो रहा है। यूं कहूंगा कि यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले कुछ समय में ये एक इतिहास की विषय वस्तु बन जाएगी। मैंने इस चीज को हमेशा महसूस किया है, अनुभूत किया है कि हिंदी में विराम चिन्हों का अभी भी सही दृष्टि से मानकीकरण नहीं हो पाया, और इसके पीछे हमारा औदासीन्य है। क्योंकि भाषा को लेकर के हमारे मन में यदि उसके प्रति सच्ची निष्ठा है
तो उसको हमें प्रसरित करना चाहिए। हम सब हिंदी के पाठक हैं, ये बात सत्य है कि हम ये सोचते हैं कि मेरे एक के सुधरने से क्या होगा। मित्रों, मैं कदाचित जितना जान पाया, एक थोड़ा सा मैंने जो साधना की उसके माध्यम से हिंदुस्तान में ज्यादा नहीं तो 0.0001% कहीं ना कहीं परिवर्तन किया है। यह परिवर्तन हम सबको मिलकर के करना चाहिए। भाषा का कोई अशुद्ध रूप कहीं पर कोई लिखने में आ रहा है, बिल्कुल डांटिएगा, उसको प्रेम से बताइएगा। यदि छोटा है तो डांटिएगा, बड़ा है तो प्रेम से बताइएगा, क्योंकि ज्ञान का विस्तार और संवर्धन और परिवर्धन इसी प्रकार से होता है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इसका जो 3 दृष्टियों से महत्व था, पहला क्या था, इस सरस्वती के माध्यम से हिंदी भाषा का परिष्कार हुआ, हिंदी वाक्य रचना पद विन्यास में एकरूपता आई। दूसरा, उस कालखंड के जो कुछ साहित्यकार थे वो इसके माध्यम से प्रतिष्ठित हुए, और तीसरे, इसी के माध्यम से हिंदी की नवीन गद्य विधाओं के विकास का पथ प्रशस्त हुआ। ये 3-4 चीजें जो है वो ये है अपने सरस्वती का एक महत्वपूर्ण मौलिक योगदान। ये अवश्य है कि सरस्वती के प्रकाशन के पूर्व कई महत्वपूर्ण पत्रिकाएं प्रकाशित हुई थी, जिसके बारे में भारतेंदु काल में हमने बात की थी। और सरस्वती के माध्यम से जो संपादन का आदर्श प्रतिष्ठित हुआ, वे परंपरागत आदर्शों का ही उन्नयन था। जब हमने ये कहा कि द्विवेदी युग का नाम क्या होना चाहिए, तो भारतेंदु युगीन चेतना का विकास, भारतेंदु युगीन जो चेतना जो थी वो कहीं ना कहीं हर दृष्टि से, मैंने आपको पूर्व के व्याख्यान में बताया था कि जो बीज वपन भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके मंडल के कवियों ने किया था, उसका परिष्करण, उसका परिमार्जन, उसका संवर्धन, परिवर्धन महावीर प्रसाद द्विवेदी के कालखंड में होता है। किंतु जिस निष्ठा से द्विवेदी जी संपादन कार्य में लगे हुए थे वह अन्यत्र दुर्लभ ऐसा था। द्विवेदी जी की एकांत निष्ठा के कारण ही सरस्वती में व्यक्तित्व और प्राणवत्ता की झलक मिलती है। 1920 ईस्वी में द्विवेदी जी सरस्वती से अलग हुए और उनके साथ ही सरस्वती का प्रभाव भी क्रमशः क्षीण होता गया, लेकिन बंद नहीं हुई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। द्विवेदी जी के साहित्यिक व्यक्तित्व में संपादक का रूप ही सर्वोपरि है, यह कई बार मैं आपको बता चुका हूं। उनकी संपादन कला की समस्त विशेषताओं को लक्ष्य करते हुए डॉक्टर उदय भानु सिंह क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि जनवरी 1903 ईस्वी से द्विवेदी जी ने संपादन आरंभ किया। पत्रिका के अंग अंग में उनकी प्रतिभा दिखलाई पड़ती थी। विषयों की अनेक रूपता, वस्तु योजना, संपादकीय टिप्पणियों, पुस्तक परीक्षा जिसको हम पुस्तक समीक्षा कहते हैं, चित्रों, चित्र परिचय, साहित्य समाचार के व्यंग्य चित्रों, मनोरंजन सामग्री, बाल वनितो उपयोगी रचनाओं, प्रारंभिक विषय सूची, संशोधन और पर्यवेक्षण में सर्वत्र ही संपादन कला विशारद द्विवेदी जी का व्यक्तित्व जो है वो चमक उठा। ये बात कहते हैं डॉक्टर उदय भानु सिंह। संपादक द्विवेदी के विषय में इतना ही कहना है कि सरस्वती 20वीं शती के प्रथम 2 दशकों में साहित्यिक गतिविधियों की एक नियामिका बन गई थी। मित्रों, संपादन कला द्विवेदी जी के लिए एक जीवन यापन का साधन नहीं था, वो उनके लिए एक साधना थी। आज जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें पहला हमारा जीवन मृत्यु को हम देखते हैं, लेकिन द्विवेदी जी के लिए यह जीवन यापन का साधन नहीं था। जब हम बाबू श्याम सुंदर दास की बात करते हैं, 2 वर्षों तक उन्होंने संपादन किया, वह भी अवैतनिक थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। संपादन कला द्विवेदी जी के लिए जीवन यापन का साधन नहीं, जीवन साधना थी। इसलिए सामयिक पत्र पत्रिकाओं की उस अंधकारमयी रजनी में वह अपनी अप्रतिहत प्रभा से चमकने वाली सरस्वती एक ध्रुव तारिका के रूप में उपस्थित होती है और हिंदी के पूरे भाषाई इतिहास को प्रभावित करती है। डॉक्टर सिंह की उपयुक्त प्रशस्ति को नीचे उद्धृत कुछ महत्वपूर्ण आत्म स्वीकृतियों से पूरा समर्थन मिल जाता है। उस कालखंड के जो बहुत महत्वपूर्ण लोग जो थे वह सरस्वती के बारे में किस प्रकार का विचार रखते हैं, आइए हम जानते हैं। सबसे पहली बात, द्विवेदी जी के अति प्रिय शिष्य मैथिलीक्षण गुप्त क्या कहते हैं। उस समय सरस्वती ही एक ऐसी पत्रिका थी जिसे भारत के सभी प्रांतों में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। कौन कह रहे हैं? मैथिलीक्षण गुप्त। महाकवि निराला क्या कह रहे हैं? उस हिंदीहीन प्रांत में बिना शिक्षक के सरस्वती की प्रतियां लेकर पद साधना की और हिंदी सीखी। वो स्वयं के विषय में महाकवि निराला ये कह रहे हैं। यह अलग बात है कि उनकी कविता कुछ अपने से मना कर दिया, लेकिन बड़ा व्यक्तित्व जो होता है वह अपने गुण दोषों का भी अवलोकन स्वयं करता है। निराला जी कह रहे हैं कि उस हिंदीहीन प्रांत में बिना शिक्षक के सरस्वती की प्रतियां लेकर पद साधना की और हिंदी सीखी।
राय कृष्णदास कहते हैं कि मैंने अपना 50% जो ज्ञान है हिंदी से संबंधित वह कहां से ग्रहण किया, सरस्वती पत्रिका से। पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण कोटेशन है। राहुल सांकृत्यायन क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि किसी भी भाषा के बारे में किसी एक व्यक्ति और पत्रिका ने उतना कार्य नहीं किया जितना कि हिंदी के बारे में इन दोनों ने किया। किसी भाषा के बारे में किसी एक व्यक्ति, कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। एक पत्रिका कौन? सरस्वती। किसी एक व्यक्ति और किसी एक पत्रिका ने उतना काम नहीं किया जितना एक व्यक्ति और एक पत्रिका ने हिंदी के बारे में किया। बाबू गुलाब राय क्या कहते हैं? मेरे बाल्य काल के अतिरिक्त ज्ञान की एकमात्र साधिका, एकमात्र संवाहिका, एकमात्र जो पत्रिका जो थी वो सरस्वती थी। वृंदावन लाल वर्मा कहते हैं कि सरस्वती का चिर ऋणी हूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सरस्वती पत्रिका 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश है। महत्वपूर्ण कोटेशन है, पूछा गया है। सरस्वती पत्रिका 20वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक काल है उसका एक तरह से वो विश्वकोश है। मित्रों, हिंदी के प्रखर मार्क्सवादी समीक्षक डॉक्टर रामविलास शर्मा लिखते हैं, वो कहते हैं कि सरस्वती को हिंदी की जातीय पत्रिका मानते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है। बड़ा सम्मान था ये जातीय पत्रिका बोलना। इनकी दृष्टि में सरस्वती सबसे पहले ज्ञान की पत्रिका थी। वह हिंदी नवजागरण का एक तरह से मुख्य पत्र थी। यह कथन आपसे पूछा जा सकता है, नवजागरण काल कौन सा है? द्विवेदी युग है, उसका वो मुख्य पत्र थी। और हिंदी भाषी जनता की सर्वमान्य जातीय पत्रिका ये थी। ज्ञान की पत्रिका होने के अलावा वह कलात्मक साहित्य की पत्रिका थी। ऐसे साहित्य की जो रीतिवादी रूढ़ियों का नाश करके नवीन सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप रचा जा रहा था। मैंने पूर्व व्याख्यान में आपको ये बताया था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने हमारे हिंदी साहित्य को श्रृंगारी और दरबारी संस्कृति से बाहर निकाल करके राष्ट्रीय एवं सामाजिक नव जागरण से जोड़ा था। और उन्होंने काव्य को स्वउद्देश्य मूलक माना। काव्य जो है वह हमेशा उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। मानवतावाद उसका मुख्य जो है वो रहा है, घोष रहा है। तो ऐसे साहित्य जो रीतिवादी रूढ़ियों का नाश करके नवीन सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप रचा जा रहा था, यह द्विवेदी काल की बात हो रही है। इसलिए उसने हिंदी साहित्य में और उसके बाद व्यापक स्तर पर भारतीय साहित्य में वह प्रतिष्ठा प्राप्त की जो 20वीं सदी में अन्य किसी पत्रिका को प्राप्त न हुई। रामविलास शर्मा की बात महत्वपूर्ण है। मित्रों, द्विवेदी जी के बाद सरस्वती पत्रिका के जो संपादक रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हमें जानना चाहिए। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी 1921 से 1925 ईस्वी पहली बार, और दूसरा टर्नओवर इनका आता है 1927 से 1929 ईस्वी। देवीदत्त शुक्ल 1925 से 1926, क्योंकि ये 25 तक थे, एक साल का अवकाश इनका था। उदय नारायण वाजपेयी ये सहायक बने। गणेश शंकर विद्यार्थी, देवी दयाल चतुर्वेदी, हरिभाऊ उपाध्याय, देवी प्रसाद शुक्ल, शंभु प्रसाद शुक्ल, ठाकुर प्रसाद मिश्र 1928 से 33 तक। अब आप देख सकते हैं कि एक सशक्त जो भारत भूमि को एक हिंदी को नई दिशा दे रही थी, ऐसी पत्रिका अब विखंडन के उस कगार पे थी, क्योंकि इतने संपादक मिलकर के जो है इन्होंने 1928 से 33 तक इसका संपादन देखा। श्रीनाथ सिंह जो है 1934 से 1938 तक रहे, और लल्ली प्रसाद, उमेश चंद्र मिश्र ये संयुक्त संपादक बने 1938 से 1944 ईस्वी। श्री नारायण चतुर्वेदी थोड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि 44 से 76 तक अर्थात 22 वर्षों तक अथक रूप से इन्होंने संपादन किया। लेकिन इस काल की सरस्वती वह सरस्वती निश्चित रूप से नहीं थी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हाथों में वो पल्लवित हो रही थी। निश्चित राय 1977 जून से 1980, और ये अंतिम शासक थे उनके। एक तरह से यहां पर इस सुदृढ़ साम्राज्य का पतन हो जाता है। ये कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि 1980 में जब सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन पूर्णतः बंद हो गया, उस समय उसके संपादक कौन थे? तो नाम ही निशित था, और निशित का मतलब रात्रि होता है, आप लोग जानते हैं। और इन्होंने उसको एक तरह से अंधकार में धकेल दिया।
जून 1980 के बाद इसका प्रकाशन बंद हो गया। मासिक पत्रिका थी। जिस समय पत्रिका का प्रकाशन बंद हुआ उस समय पत्रिका के संपादक निशित राय थे। यह भी महत्वपूर्ण बात है। इंडियन प्रेस ने अपनी ऐतिहासिक पत्रिका सरस्वती का पुनः प्रकाशन शुरू किया। मित्रों, यह हमारा सौभाग्य है कि फिर हम इस सरस्वती को एक बार फिर से देख पा रहे हैं, लेकिन आवश्यकता है इसको और बलिष्ठ होने की। आवश्यकता है कि सरस्वती का वह अमिट प्रभाव जो इस साहित्य के इतिहास में, पत्रिकाओं के इतिहास में एक मील का पत्थर है, वह वापस किसी न किसी रूप में पुनरुज्जीवित होना चाहिए। इसका वर्चुअल लोकार्पण शनिवार 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष लेखक हृदय नारायण दीक्षित ने किया। विशिष्ट अध्यक्ष थे डॉक्टर कमल किशोर गोयनका। इस मौके पर दीक्षित जी जो लेखक भी थे और उन्होंने कहा कि साहित्य का उद्देश्य क्या है? लोक मंगल है। साहित्य का उद्देश्य क्या है? लोक मंगल है। आज सरस्वती पुनः प्रकट हुई, जिससे साहित्य जगत में लोक मंगल की भावना का अभाव जो है वो दूर होगा। डॉक्टर देवेंद्र शुक्ल इसके संपादक बने 2020-21 में और अनुपम परिहार सहायक संपादक बने। ये आपको ध्यान रखना है। और मित्रों, इस समय जो है ये मैंने आपको फिर से कह रहा हूं कि वो जो धमाल और वो इस पत्रिका का जो वैशिष्ट्य और जो व्यक्तित्व रहा है, एक तरह से ये इसके लिए कहा जाता था कि एक ऐसी शिक्षिका है ये पत्रिका जो बिना शिक्षक के हिंदी सिखाती है। जैसे आज हम कोई शब्दकोश को मानते हैं, हमारे पास हजारों शब्दकोश होते हैं, लेकिन एक शब्दकोश के विषय में हम ये कहते हैं कि कामता प्रसाद गुरु ने लिखा है, माफ करें, वामन शिवराम आप्टे ने लिखा है, तो वो सोना ही होगा, वह गलती नहीं होगी, केवल वार्तनिक अशुद्धि हो सकती है। ये एक व्यक्तित्व पर हमारा विश्वास है, उसकी लेखनी पर हमारा विश्वास है। ठीक वैसे ही सरस्वती पत्रिका पर भी उस कालखंड का जो जमाना जो था वो विश्वास करता था। वो खोई हुई अस्मिता यदि वापस लौटेगी तो निश्चित रूप से जो है बड़ा गौरव का विषय होगा। अनुपम परिहार और रविनंदन सिंह ये संयुक्त संपादक है जनवरी 2022 से अब तक। जितनी भी जानकारी मैं आपके लिए जुटा पाया इस सरस्वती पत्रिका को लेकर के, मुझे उम्मीद है कि पूर्णतः प्रामाणिक रूप से आपने अब जीवन में सरस्वती पत्रिका को लेकर के आपको और किसी तरह की कोई सामग्री जुटाने की, सीखने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरी बहुत शुभकामनाएं। आगे के व्याख्यान में हम लोग बात करेंगे द्विवेदी युग जो है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। नमस्ते, धन्यवाद।